हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने वाले हैं और ये हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई ये एक होता है ना कि हर एक चैप्टर का कोई वीआईपी सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है या सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो ये वो वाला सेक्शन है कि अगर सॉलिड स्टेट से कुछ 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक ना एक डिफेक्ट से वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बने रहेंगे एंड तक। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हर चैप्टर के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेक्चर फॉर्मेट में हम आपको पहुंचा देते हैं आप तक, जिसमें आपके टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन रहते हैं हर कॉन्सेप्ट के। ठीक है, सेकेंड चीज जो आती है वो है आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब देखो भाई, हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन जब तक उसके क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक वो कॉन्सेप्ट आप नहीं मान सकते कि वो प्रिपेयर्ड है आपका। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अप्लाई करने वाली जब बात आती है तो भाई गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज है जो हमें प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आता है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये वाला जो पोर्शन है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, और ये आपको किस फॉर्मेट में मिल जाता है, PDF फॉर्मेट में ये आपको मिल जाता है। जिस दिन लेक्चर हुआ उसी के सेम डे आपको ये मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, लेकिन इसके सोल्यूशन आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं। रीजन इज कि हम चाहते हैं पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशंस प्रेफर करें। ठीक है, तो इससे एक एनालिसिस हो जाती है कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है लेकिन अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी है और ये सेक्शन हमें मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और उसके क्वेश्चंस नहीं लगाते। भाई क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तभी तो आपको समझ आएगा एप्लीकेशन पार्ट आप सही से अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और सीधे मेन एग्जाम डे पर जाकर के हमने क्या किया कि क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करी, तो क्या चांसेस हैं भाई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा या आपसे बन ही जाएगा? 0, नील। ठीक है, पहले से ही आप वो क्वेश्चन देखकर जाइए ना, पहले से ही अपनी तैयारी करके जाइए। ठीक है, चलिए अगली चीज है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस। जैसा मैंने आपको बताया कि PDF के फॉर्मेट में तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ ही साथ इनके सॉल्यूशन वीडियोस भी मिल जाते हैं। अब सॉल्यूशन वीडियोस आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो कि आपने अपनी अप्रोच सही रखी है या नहीं रखी है, इस तरह की चीजें। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये भी आपको अगर इतना कुछ एक्सेस करना है, मतलब ये सारी चीजें अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है, कोई भी रैंडम आपने लेक्चर उठा लिया, आपको जो पढ़ना है, ठीक है, अब उसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आप YouTube पर परेशान हो रहे हो कि कहाँ ढूंढे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे आपको magnetbrains.com क्या करना है, टाइप करना है गूगल पर, और आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको पूरा का पूरा आपका कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि हर चीज सीक्वेंशियली अरेंज्ड है आपके लिए। वीडियो के एंड में मैंने बताया है। ठीक है, चलिए तो फॉलो करेंगे। अगली चीज होती है चैप्टर वाइज MCQs, फिर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज हम हर चैप्टर के लिए करते हैं। चैप्टर के एंड में एक बार हमने पूरे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, DPPs सॉल्व कर ली हैं, उसके बाद बारी आती है किसकी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, एंड देन फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या है भाई, पुराने जितने भी सालों में जो हमारा एग्जाम हुआ है नीट का, उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीजें हम देख पाते हैं। और ये वाली एनालिसिस भाई बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो नीट ने आपसे पूछे हैं, ये वही सवाल हैं।
तो आपको इन सवालों को अटेंड करना है, साथ ही साथ एक चीज की एनालिसिस आपकी हो जाएगी कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर बात है, क्योंकि होता है कि टाइम बाय टाइम पैटर्न चेंज होने लगता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे वो पूछते हैं चेंज होने लगता है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी भाई, जो पुराना पूछा गया है उसी को चेक करके। क्लियर बात है इतनी? चलिए ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ है ही नहीं भाई। इससे जो एनालिसिस आप इससे कर पाओगे ना, या जो एनालिसिस आप इससे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, निकाल पाओगे, वो कहीं से भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये एक आप समझ लो कि गाइडिंग लाइट है कि क्या हमारा आगे का जो पेपर आने वाला है प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि हाँ भाई इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो हम प्रिपेयर करके रखें, उसको रेडी करके रखें। क्लियर बात है इतनी? चलो, डाउट सॉल्विंग सेशन है। फिर डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए रेगुलरली टाइम रहते हैं। रीजन कि एक तरफ का इंटरेक्शन ना रहे, टू वे इंटरेक्शन रहे आपका और हमारा, और जिसमें आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकें। क्लियर बात है? चलिए, फिर है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। अब जो एग्जाम आप देने जा रहे हो वो क्या है, किस तरह का एग्जाम है, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। ये पूरा एक पेपर पैटर्न है ना, जो कि आपको हम डिलीवर कर देते हैं थ्रू 1 और 2 वीडियो लेक्चर्स, और सबसे पहली वीडियो नीट ओवरव्यू की है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसमें सारी जानकारी दी हुई है आपके पेपर पैटर्न के बारे में। चलिए, तो ये भी आपके नीट मॉड्यूल का हिस्सा है। अगली चीज जो है वो क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस। बीच बीच में इस तरह के सेशंस आपके लिए लाए जाते हैं, क्योंकि भाई प्रिपरेशन फेज में है हम, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, काफी कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक अनअवॉइडेबल सी चीज है, इसको हम अपने प्रिपरेशन के रास्ते में ना आने दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, इट इज जस्ट अ फेज एंड इट पासेस, निकल जाता है। ठीक है, क्लियर बात है? चलिए, तो इस तरह के सेशंस आपके लिए रहते हैं। फिर है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एनटीए जो कि कंडक्टिंग बॉडी है, उसने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है या फिर कोई चेंज अपडेट किया है, तो वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर हमेशा ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि हम एनटीए की वेबसाइट से टच में रहे, है ना। तो जो भी अपडेट्स आते हैं हमें पता लग जाते हैं, लेकिन देन अगेन हमारी तरफ से भी हम आपको सारी चीजें कन्वे कर देते हैं। क्लियर बात है इतनी? चलो, अगली चीज जो है जो आपके नीट मॉड्यूल का हिस्सा है भाई, वो है चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट रिविजन। अब क्या समझ आता है इससे कि जब भी 1 शॉट की बात आती है ना, मतलब एक बार में पूरा चैप्टर कवर कर लेना। अब भाई एक बार में हम चैप्टर कब कवर कर पाएंगे? रिवीजन जब हम उसका कर रहे होंगे। एक बार अगर पहली बार पढ़ रहे तो एक बार में कवर कर लोगे क्या पूरा चैप्टर? नहीं, राइट। तो ये चीज कब पॉसिबल होती है? जब हमने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, उसके बाद फिर अब आती है बारी रिवीजन की। 1 शॉर्ट रिवीजन मतलब एक बार एक साथ पूरा रिवीजन, और उसमें हम मेन किन चीजों पर स्ट्रेस करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन पता होना चाहिए ना, एक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ा सेक्शन है, यहाँ से तो क्वेश्चन उठकर आता ही आता है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर कवर कर लेते हैं? 1 शॉर्ट रिविजन वाले सीरीज में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगली चीज है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो इतना सब कुछ है आपके नीट कोर्स मॉड्यूल में, और ये आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के लिए यूनिवर्सली डिजाइंड है। क्लियर बात है इतनी? चलो, अब शुरू करते हैं भाई हमारा लेक्चर, और इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। क्या समझ में आ रहा है? इम्परफेक्शंस से क्या होता है? इम्परफेक्शन का मतलब जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। इसके और क्या सिनोनिम्स आपको पता है, और क्या पर्यायवाची आपको पता है? इम्परफेक्शन का क्या मतलब होता है? मतलब ये तो सुना है कि हाँ भाई ये चीज परफेक्ट है, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? इम्परफेक्ट। अब कोई चीज परफेक्ट है वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ कीड़े कर दिए हमने तो वो इम्परफेक्ट हो जाएगी, राइट। यही होता है ना, किसी भी चीज को बिगाड़ देना, ठीक है, उसके इम्परफेक्शन की तरफ ले जाना, होता है यही चीज है। और आप क्या समझते हो इम्परफेक्शन से, ये भी मुझे बताओ।
क्लियर है? चलो तो देखते हैं, अ क्रिस्टल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव अ डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन आइडियल क्रिस्टल। अब देखो आइडियल वाइडियल जैसी कोई चीज नहीं होती है, हमने बहुत सुना है आइडियल गैस, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल क्रिस्टल, लेकिन आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन तो होता ही है, ठीक है। देयर इज नथिंग विच एग्जिस्ट एज 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट कुछ नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं। तो भाई क्रिस्टल्स भी तो इस नेचर का ही हिस्सा है, उनमें भी फॉल्ट्स नेचुरल है, स्वाभाविक है, ठीक है। चलो तो जब हम आइडियल क्रिस्टल की बात करते हैं तो आइडियल क्रिस्टल का क्या मतलब होता है भाई, कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एकदम डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड है, बिल्कुल जमे हुए हैं, एक के बाद एक, या जो भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस क्रिस्टल में वो यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द क्रिस्टल एक जैसा है, ठीक है। तो यही बोला है कि एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट होती है। क्या बोला है? डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट, उसको हम आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे आइडियल गैस भाई सारे लॉस फॉलो करती है, लेकिन क्या ऐसी कोई गैस होती है जो सारे लॉस फॉलो करती है? नहीं, राइट। तो देयर इज नथिंग लाइक आइडियल, क्लियर बात है। चलो लेकिन आइडियल क्रिस्टल ऐसा होता है भाई, अब when some constituent particles do not occupy the theoretical positions, अब क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये अपनी थ्योरेटिकल पोजीशन पर नहीं होते। थ्योरेटिकल मतलब निर्धारित जगह पर नहीं होते। बोलते हैं ना कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट है, निर्धारित मतलब फिक्स्ड टाइम से लेट है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की भी कुछ फिक्स्ड पोजीशन होती है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की भी भाई कुछ फिक्स्ड पोजीशन होती है, लेकिन अगर वो अपनी उस निर्धारित जगह से गायब है, मतलब क्या हो गया है भाई, फिर आ गया है डिफेक्ट। क्या आ गया है? डिफेक्ट आ गया है। समझो इस बात को, ठीक है। ये मैंने इंसर्कल कर दिया, वापस से समझेंगे। क्या बोला है? when some constituent particles do not occupy theoretical positions, या अगर आपको ये वर्ड समझने में दिक्कत है तो इसको समझ लो फिक्स्ड पोजिशंस, ठीक है। क्या समझेंगे? फिक्स्ड पोजिशंस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजिशन से गायब होता है ना, वहां पर नहीं होता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर शोज सम डेविएशंस। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ डेविएशन आ जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है उसका कुछ स्ट्रक्चर। डेविएट होना मतलब जो फिक्स्ड है उससे कुछ ऊपर नीचे होना, ठीक है। तो इस तरह की चीज को या इस तरह के फिनोमेना को हम क्या बोल देंगे? डिफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए समझ लो भाई कि ये हमारे क्रिस्टल का रेगुलर अरेंजमेंट है, ये हमारे क्रिस्टल का बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट था, एक के बाद एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे जमे हुए थे, ठीक है। अब ये वाला जो साइड वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है भाई ये गायब हो गया है, बिल्कुल गायब हो गया है अपनी जगह से। उसकी फिक्स्ड जगह ये थी, लेकिन अब वो यहाँ से एब्सेंट है, इसकी लग गई है एब्सेंट, ठीक है। अब इसको देना पड़ेगा लीव एप्लीकेशन, देना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है। तो अब आप खुद से सोचो, पहले इसका शेप कुछ इस तरह से होता ना, इनिशियली इसका शेप मान लो स्क्वायर होता, ठीक है, लेकिन या क्रिस्टल है तो क्यूबिक होता, लेकिन अब ये अपनी जगह से गायब है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह से गायब है, एब्सेंट है, तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अब इसका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका शेप, सी ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब कुछ चेंज आया ना। क्या बोला है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर शोज सम डेविएशंस, तो ये देखो डेविएशन हो गया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर पिक्चर है आपके सामने, आपको समझने के लिए। समझ आया? तो इस तरह की चीजों को कि अगर कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह से गायब हो गया है तो उससे क्या हो जाएगा भाई? डिफेक्ट अराइज हो जाएगा या डिफेक्ट इन प्ले आ जाएगा, डिफेक्ट कम्स इनटू प्ले। क्लियर है? इतना समझ आया? बढ़े आगे। अब देखते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में से ही क्वेश्चन निकल कर आता है। क्लियर है? चलो देखो, ठीक है।
अगली चीज है, इन शॉर्ट बोला है इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट। देखो दो पर्यायवाची तो मुझे यही मिल गए। अरे आपके पर्यायवाची क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या समझते हो, डिफेक्ट से या फिर इम्परफेक्शन से। ठीक है, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज द डिपार्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम इट्स रेगुलर पोजिशन इन द लैटिस। अब देखो दूसरी बात क्या बोल दी, होता है ना कि ट्रेन आ रही है और उसका डिपार्चर टाइम कुछ है, तो वो छोड़कर चली गई, वो जगह वो छोड़कर चली गई, तो वो जगह भाई खाली हो गई है। अब खाली हो गई है तो क्या हुआ, यही चीज सेम हुई है हमारे क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ में। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर चला गया है, वही जो बात पहले कर ली थी हमने। ठीक है, तो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट एक क्रिस्टल में कब होता है, जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल का अपनी रेगुलर पोजीशन या फिक्स्ड पोजीशन से गायब हो जाता है या डिपार्चर कर लेता है, छोड़ के चला जाता है अपनी जगह। क्लियर बात है इतनी? ठीक है, चलो आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक क्रिस्टल की बात कर दी है इन्होंने कि आयोनिक क्रिस्टल की भाई प्रॉपर्टी होती है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी, या फिर कलर की बात कर लो या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात कर लो, ये चेंज हो जाती हैं। दे आर जनरली मॉडिफाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। अब भाई जो नॉर्मल अरेंजमेंट है उससे कुछ चेंज करोगे, उसको कुछ डिस्टर्ब करोगे आप, तो जो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की वो तो बदल जाएगी ना। अब कौन सी प्रॉपर्टीज बदलती हैं, या तो कलर बदल सकता है, या फिर कंडक्टिविटी बदल सकती है, या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, देखो ये हमारे क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी रेगुलर जगह पर। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला अपनी जगह से चला गया है, तो इस क्रिस्टल की ओवरऑल हार्डनेस तो डिक्रीज हुई ना, कम हुई ना। अभी सब बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, सारे ही क्रिस्टल्स अपनी जगह पर फिक्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं और टाइटली पैक्ड हैं, ये अपने क्लोजेस्ट एसोसिएशन में है। ठीक है, एक अगर निकल गया तो फिर क्या हो जाएगा, इसका शेप भी चेंज हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो भाई इसकी हार्डनेस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसकी हार्डनेस को कंट्रीब्यूट कर रहा था वो तो छोड़कर चला गया। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है ना, या कंट्रीब्यूट करता है ना, उसमें अपना योगदान देता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल की हर एक प्रॉपर्टी में अपना योगदान देता है। अब निकल गया तो हार्डनेस कम हो गई, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मैं कह रही हूं कि हार्डनेस कम हो गई, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज आया है। ठीक है, कुछ चेंज आया है, क्योंकि ये आगे यही बोल रहे हैं कि जो इस तरह की प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये जनरली मॉडिफाई हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं इस तरह के डिफेक्ट्स की वजह से। एक ये देख लिया। अगली चीज क्या देख ली भाई, कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह से गायब है, मतलब क्या हो गया कि ये जो सॉलिड है अब इसमें मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है कुछ हद तक, और मूवमेंट जहां पर आई मतलब वहां पर भाई मूवमेंट, अगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं, से आयनिक क्रिस्टल में, जो हमारे आयनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं भाई, आयंस होते हैं, और अगर इनका मूवमेंट होने लगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। तो इस तरह से अगर कोई क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं भी कर रहा था तो कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि उसकी मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि कुछ हद तक जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है क्रिस्टल की। क्लियर बात है इतनी? चलो आगे देखेंगे। मोर ओवर डिफेक्ट्स इम्पार्ट सम न्यू प्रॉपर्टीज टू द सॉलिड, और ऐसा भी होता है कभी कभी चेंज हुई है, मॉडिफाई हुई है, मतलब कि नई प्रॉपर्टी आ गई है उस क्रिस्टल के पास, वो कुछ अब नया दिखाने लग गया है। क्लियर है? तो यही बोला है, मोर ओवर डिफेक्ट्स इम्पार्ट सम न्यू प्रॉपर्टीज टू द सॉलिड।
सॉलिड के पास नई नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिर अब देखो, अभी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था तो अब कंडक्ट करने लग गया, क्योंकि NaCl या क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अब मूव करने लगे। आयोनिक क्रिस्टल की अगर बात करें तो, ठीक है। चलो आगे देखो, 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स। 2 तरह के डिफेक्ट देखे जाते हैं। सबसे पहला है भाई पॉइंट डिफेक्ट्स, और दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट्स, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, डिसलोकेशंस। क्या बोलते हैं, डिसलोकेशंस, ठीक है। क्या है, 2 तरह के डिफेक्ट, एक है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट। क्लियर है। चलो अब एक एक करके ये जो डिफेक्ट्स हैं हम इनको बहुत अच्छे से कैरेक्टराइज करके स्टडी करते हैं। चलो सबसे पहला आता है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को और क्या बोलते हैं, और इन्होंने बोला है एटॉमिक इम्परफेक्शंस। पॉइंट डिफेक्ट्स को इन्होंने बोला है एटॉमिक इम्परफेक्शंस। क्या होता है, चलो समझते हैं किस तरह के डिफेक्ट्स हैं ये। तो बोला है पॉइंट डिफेक्ट्स आर द डिफेक्ट्स which arise due to deviation from the regular arrangement of atoms or ions in a crystalline substance। फिर भाई बात कर दी है, सेम बात कर दी है कि जो भी हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कि एटम्स या आयंस हैं, अगर ये अपनी रेगुलर अरेंजमेंट से कुछ हटकर जगह ले रहे हैं तो पॉइंट डिफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट अराइज हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, फिर से पढ़ो। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू डेविएशन। डेविएशन मतलब चेंज, ठीक है, चेंज फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर या पीरियोडिक अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट क्रिस्टल में फॉलो हो रही थी उससे हटकर अगर कोई अरेंजमेंट फॉलो होने लगी। क्यों, क्योंकि एक एटम या एक आयन अपनी रेगुलर अरेंजमेंट से कुछ अलग जगह पर है, दूसरी जगह ले ली है, तो इस तरह की चीजें पॉइंट डिफेक्ट्स को अराइज करती हैं। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स अब हमारे पास हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स हैं हमारे पास। पहला है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं इन्हीं के ये 3 टाइप्स हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इनको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है हमारा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब जब भी स्टोइशियोमेट्री की बात होती है तो क्या मतलब होता है, स्टोइशियोमेट्री से हम क्या समझते हैं। स्टोइशियोमेट्री मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम या कोई भी आयन एक क्रिस्टल में कितना प्रेजेंट है या उसका फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब किस रेशियो में प्रेजेंट है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल, दूसरे क्रिस्टल के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कंपैरिजन में। ठीक है, देखो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। देखो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं ये स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स ही बताते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, जैसे आप ले लो H2 + O2 गिव्स अस H2O, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? अभी नहीं, लेकिन अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये क्या हो गया भाई, ये यहाँ पर नथिंग मतलब 1, यहाँ पर 2, ये क्या हो गई, कंपाउंड्स की स्टोइशियोमेट्री हो गई, मतलब ये कितने कितने प्रेजेंट हैं, टोटल अमाउंट इनका कितना है। ठीक है, तो सिमिलरली जो स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, समझते हैं। देखो स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स are those compounds in which number of positive and negative ions are in the same ratio as indicated by their chemical formula। जो उनका केमिकल फॉर्मूला बता रहा है, केमिकल फॉर्मूला होता है ना, किसी भी केमिकल कंपाउंड का कोई केमिकल फॉर्मूला होता है, तो जो केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि इतने इतने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, या फिर ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर इन सेम रेशियो, जो कि उनका केमिकल फॉर्मूला बता रहा है। जैसे NaCl का आप एग्जाम्पल ले लो, NaCl
ये Na+ है, ये Cl- है, और इनका केमिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सोडियम और क्लोराइड 1:1 में प्रेजेंट है। तो थ्रू आउट द क्रिस्टल ये 1:1 में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर आप CaCl2 ले लो, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें इनकी रेशो क्या हो गई, इसमें जो हमारे एटम्स हैं या आयंस हैं, इनकी क्या रेशो हो गई भाई, Ca2+ एंड 2Cl-, इस तरह से रेशो हो गई हमारी, तो इसमें है ना, तो 1:2, मतलब हर एक कैल्शियम एटम के लिए 2 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है जो हमारा क्रिस्टल है उसमें। ठीक है, तो ये जो रेशो है भाई कि किसमें, किस रेशो में हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, ये इस तरह के स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ये वही जो इनका फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसी फॉर्मेट में ये थ्रू आउट द क्रिस्टल प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब the point defects that do not disturb the stoichiometry of the compound are stoichiometric defects। अब point defects कौन से, ऐसे point defects के हमने 3 divisions देखे, stoichiometric, non-stoichiometric and impurity। तो जो stoichiometric defects होते हैं वो किस तरह के, या फिर ऐसे point defects जो कि कंपाउंड की स्टोइशियोमेट्री नहीं बदलते। स्टोइशियोमेट्री नहीं बदलते मतलब नंबर ऑफ आयंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो नहीं बदलते। इस तरह के डिफेक्ट्स क्या होते हैं भाई, पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे हम समझेंगे कि नॉन स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। अच्छा देखो, यहीं पर समझ लो कि अगर मान लो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में आपको कंपेयर करवा देती हूं, क्योंकि सी हियर, देखो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स हैं हमारे, इसमें आपको इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू देखने को मिलेगी, Fe 0.95O। अब ये आयरन है, क्या है ये, आयरन है, और ये क्या है भाई, ऑक्सीजन है। मतलब आयरन पॉजिटिव आयन एंड ऑक्साइड आयन नेगेटिव आयन। लेकिन क्या ये फिक्स्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट है, इनकी जो कंपोजिशन है या जिस अमाउंट में ये प्रेजेंट है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, फिक्स्ड नहीं है। तो जब भी ऐसी चीजें आती हैं कि फ्रैक्शनल हो गया है भाई किसी भी कैटायन या एनायन का स्टोइशियोमेट्री, तो इनको हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक फिर बोलने लगते हैं। और जब हम स्टोइशियोमेट्रिक अभी स्टडी कर रहे थे, स्टोइशियोमेट्रिक के केस में आप देख लो सब कुछ फिक्स्ड है। NaCl की बात करी हमने, CaCl2 की बात करी, इसमें हमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देखने को मिली। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स जो कि कंपाउंड की स्टोइशियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मतलब ये आगे चल करके फ्रैक्शनल नहीं हो जाएगी। आधा क्लोराइड आयन गायब कर दिया, ठीक है, या फिर इसमें से एक Cl गायब कर दिया तो CaCl हो गया, नहीं। क्लियर बात है इतनी। चलो ओके, अगली चीज अब हम जो देखने वाले हैं वो है कि ये जो डिफेक्ट्स हैं इनको हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं भाई, पता करते हैं जरा। देखो, दीज डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, क्योंकि जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। थर्मोडायनामिक जब भी नाम आता है ना, मतलब टेम्परेचर रिलेटेड चीज आ जाती है। ठीक है, चलो ओके। एट एब्सोल्यूट जीरो आयंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। एब्सोल्यूट जीरो पे तो आयंस अपनी अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आयन भाई भगने लगता है। इट ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द लैटिस एंड दस टू क्रिएट अ वेकेंट साइट। मतलब जो भी हमारी रेगुलर अरेंजमेंट है, ये हमारे आयंस है रेगुलरली अरेंज्ड हैं भाई। अभी तो एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है, ये एब्सोल्यूट जीरो वाली कंडीशन है। और जैसे ही टेम्परेचर दिया तो एक आध आयन एस्केप कर जाएगा, लैटिस से निकल कर चला जाएगा, चाहे ये वाला निकल कर चला जाए। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर दिया ना तो फिर ये आयन अपनी जगह से भाग गया ना,
उसको क्या बोला फिर हमने? थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो थर्मोडायनामिक डिफेक्ट हुआ कब? जब हमने, या फिर ये डिफेक्ट हुआ कब? जब हमने टेम्परेचर दिया भाई। अब टेम्परेचर देने से क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। टेम्परेचर देने से क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब भाई वो भागदौड़ मचाने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, तो अपनी जगह छोड़ के भागेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन यहाँ पर है, उसको अगर हम हीट दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी मतलब हीट देना, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी जगह छोड़कर भागेगा ना। और जैसे ही भागा तो यहाँ पर वेकेंट साइट क्रिएट हो गई, ये जगह क्या हो गई? खाली हो गई। ठीक है, ये जगह क्या हो गई? खाली हो गई। तो वही बोला है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बढ़ाने पर चांस फॉर एन आयन टू एस्केप फ्रॉम द लैटिस साइट, ये हमारी पूरी क्रिस्टल लैटिस है पूरी, तो ये चांस बढ़ जाती है, मतलब दस टू क्रिएट अ वेकेंट साइट या फिर डिफेक्ट, तो ये चांस बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला डिवीजन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का है वेकेंसी डिफेक्ट, और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब अब आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, मैम टाइप पे टाइप, एक बार देख लो। हम स्टडी कर रहे थे भाई डिफेक्ट्स, ठीक है, और इसी में हमने दो टाइप के डिफेक्ट देखे, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट जो है ये हमें इलैबोरेट करके पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट इतना ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट की जब बात आती है तो इसको तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, और तीसरा क्या है भाई? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर बात है इतनी? अभी दिख रहा है टेबल फॉर्मेट में, क्लियर हैं चीजें? चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टोइशियोमेट्रिक के डिवीजन। कितने डिवीजन देखे स्टोइशियोमेट्रिक के? दो। पहला क्या है? वेकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अभी इतना देखेंगे। वेकेंसी डिफेक्ट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? देख लो इसको जल्दी से, अच्छे से देख लो। डिफेक्ट पढ़ रहे थे, उसका डिवीजन हुआ पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में। फिर पॉइंट डिफेक्ट को तीन पार्ट्स में देखा गया, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और अब स्टोइशियोमेट्रिक को फर्दर पढ़ने जा रहे हैं वेकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, दो टाइप हैं इसके। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो है वेकेंसी डिफेक्ट। नाम से ही समझ आ रहा है कि एक आध आयन अपनी जगह छोड़कर भाग जाएगा तो वेकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वेकेंसी मतलब खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अस सी। This type of defect arises when some constituent particles are missing from their regular lattice. Regular lattice से ही भग गए या regular lattice position से ही भग गए। The unoccupied positions are called as vacancies. समझो, constituent particles है ये, regularly arranged है, यहां से एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो गया। ठीक है, तो ये साइड तो वेकेंट हो गई ना। वही बोला है यहां पर अनऑक्यूपाइड पोजीशन। अनऑक्यूपाइड पोजीशन इज कॉल्ड एज वेकेंसी। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इस तरह के डिफेक्ट से डेंसिटी सब्सटेंस की क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी। इंपॉर्टेंट, सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर यहां पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता अपनी जगह पर
क्योंकि मैंने क्या बोला कि हर एक एटम या हर एक आयन क्रिस्टल की एक एक प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट करता है या अपना योगदान देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर वो गायब हो गया तो कुछ ना कुछ तो उसका कंट्रीब्यूशन खलेगा ना, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज पर। तो वही हो गया, वही बात हो गई कि यहां से गायब हो गया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहां पर वेकेंट साइट क्रिएट हो गई है। क्या क्या क्रिएट हो गई है भाई? एक वेकेंट साइट क्रिएट हो गई है इस तरह की, ठीक है। अब ये वेकेंट साइट क्रिएट हो गई है तो यहां पर अब कुछ भी नहीं है, नथिंग। जब नथिंग वाली चीज आ गई मतलब इसकी जो डेंसिटी थी पहले जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था तब जो थी उससे कम हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप इसको इस तरह से समझो कि एक हो रहा है क्विज और क्विज में है 5 मेंबर्स, ठीक है। क्विज में है 5 मेंबर्स। अब वो जो जितने भी 5 मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और जो क्विज का जो भी क्वेश्चनर चल रहा है उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मान लो एक को चक्कर आ गए तो उसको मेडिकल रूम में ले जाना पड़ा, अब कितने बचे? 4। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन था उससे टीम के वी कैन से पार्टिसिपेशन पर फर्क तो पड़ा ना, मतलब जो टीम हो सकता है वो टीम जीत जाती, ठीक है, या हो सकता है बहुत क्लोज थी टुवर्ड्स देयर विन या विक्ट्री, ठीक है। सिर्फ उस एक कैंडिडेट के जाने की वजह से क्या हो गया कि टीम के परफॉर्मेंस पर असर पड़ा, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर। पहले इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो थी भाई A1 डेंसिटी, बहुत अच्छी डेंसिटी थी, लेकिन एक निकल गया तो इसकी डेंसिटी कम हो गई, कंपैरेटिवली कम हो गई, ठीक है। कम नहीं हो गई, कंपैरेटिवली कम हो गई। क्लियर है इतना? ठीक है। तो दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस, यही बात करी थी। अब बताओ, अब भी जस्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा उससे भी तो यही हो जाएगा, उससे भी तो ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस क्या हो जाएगा भाई? अपनी जगह छोड़ देगा आयन, क्योंकि आयन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर वो चांसेस मैक्सिमम या फिर काफी अच्छे चांसेस रहेंगे कि आयन अपनी जगह छोड़ दे और साइट को वेकेंट रख दे, ठीक है, या वेकेंट कर दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये वाला जो वेकेंसी डिफेक्ट है ये ऑन हीटिंग भी हो सकता है, जैसा कि अब भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहां पर कि these defects are also called as thermodynamic defects because number of defects depend upon the temperature। अगर आप हीट करते गए सब्सटेंस को, करते गए और अच्छे खासे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर चले गए तो फिर इस डिफेक्ट ये डिफेक्ट तो बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। डिफेक्ट तो बढ़ता जाएगा, क्रिस्टल तो डिफेक्टेड होता जाएगा, क्योंकि भाई उसकी रेगुलर अरेंजमेंट जो थी पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स अपनी रेगुलर अरेंजमेंट छोड़कर जा रहे हैं, अपनी रेगुलर जगह फिक्स जगह छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, आई होप वेकेंसी डिफेक्ट आपको क्लियर है, बहुत ही इजी था। अब आता है, अब अगला जो डिफेक्ट आता है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है भाई? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है देखो, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब क्या होता है? खाली जगह, खाली जगह किसी और ने आकर के ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि एक हमारी ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये देखो ये ट्रेन है और सबकी जगह रिजर्व्ड है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ट्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे रैंडमली नहीं बैठे हुए, रिजर्वेशंस वाला सिस्टम होता है ना, तो सभी की जगह रिजर्व्ड है, यहाँ पर एक बैठा है, यहाँ पर एक बैठा है। अब बस समझ लो, ट्रेन छोड़ो, बस समझ लो यहाँ पर एक बैठा है, 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 ठीक है। अब वो ड्राइवर को रहने दो अपनी जगह, ये मैं पैसेंजर्स का बता रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो बस है इसमें जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनने अपनी अपनी सीट रिजर्व कर दी है, रिजर्व कर दी है मतलब वो अपनी फिक्स्ड जगहों पर हैं, फिक्स्ड पोजीशंस पर हैं। फिर क्या होता है कि एक स्टॉप होता है, उसमें एक बंदा चढ़ता है और वो बोलता है कि अरे यार ये इतनी सारी खाली, ये जो खाली जगह है
ठीक है, मुझे बस जरा सा अगले स्टॉप पर उतरना है, तो ये इतनी सारी जो खाली जगह है मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ आकर। तो बोलते हैं भाई ठीक है, आगे ही तुम्हें जाना है तो खड़े हो जाओ। ऐसे कुछ उसकी ड्राइवर के साथ होती है सेटिंग, इंडिया में तो जुगाड़ से काम हो जाता है। ठीक है, चलो, तो वो आकर के खाली जगह पर खड़ा हो जाता है। अब ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, क्लियर बात है इतनी? तो यहां पर देखो क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब कि खाली जगह आकर ऑक्यूपाई कर ली, तो क्या हो गया भाई, वो वाला डिफेक्ट क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। अब कैसे समझेंगे? मान लो ये रेगुलर अरेंजमेंट थी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इस तरह से, और जो फॉरेन पार्टिकल है वो आकर के इस तरह से इन स्पेसेस के बीच में बैठ गया। तो ये जो स्पेसेस थे ये क्या थे? इंटरस्टिशियल साइट्स थे, और उनमें आकर के बैठ गया है, जैसे वो पैसेंजर आकर बैठ गया था या खड़ा हो गया था। ठीक है, तो वही चीज अब आप खुद से समझो कि इनिशियली जो कंडीशन थी वो कैसी थी? वो इस तरह की थी, 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 3 और 4, और इन जगहों पर क्या आकर, इन जगहों पर आकर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बैठ गए थे। ठीक है, तो यहां पर आपको नहीं लगता कि जो डेंसिटी इसकी थी और जो डेंसिटी इसकी थी, इन दोनों में फर्क होगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? डेंसिटी में फर्क, क्या डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है ना, तो उसमें फर्क होगा क्या? फर्क पड़ेगा क्या? बताओ जल्दी से, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। मैं अपने डायग्राम को ब्यूटीफुल कर रही हूँ, जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या इनकी डेंसिटी की प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि यहां पर इन्होंने बोला है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी अपनी फिक्स जगह पर बैठे थे, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। एक आ गया भाई जुगाड़ू इंसान और उसने अपनी जगह ले ली, तो अब डेंसिटी बढ़ गई ना। ठीक है, क्लियर बात है? सिमिलरली यहां पर इनिशियली क्रिस्टल की कंडीशन ये थी, लेकिन उसमें बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस या इंटरस्टिशियल साइट्स थे। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट मतलब खाली जगह थी, तो वो आकर के दूसरे स्पीशीज ने या दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर ली। तो देखो भीड़ बढ़ गई ना। अब ये क्रिस्टल ज्यादा डेंस लग रहा है, अब ये क्रिस्टल ज्यादा डेंस लग रहा है। क्यों? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इतनी वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें केवल 2 क्रिस्टल हैं। यहां पर अगर इतनी वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं तो देखो भाई इसका थोड़ा बहुत तो हिस्सा आया है। सिमिलरली यहां पर इतनी वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं तो यूनिट वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करते हैं, ये यूनिट वॉल्यूम तो नहीं है, यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम लेते हैं तो होगी। लेकिन यहां पर आप खुद से सोचो कि सेम एरिया में अगर आप कंपैरिजन करो तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं ना। ठीक है, अब इस इधर पे 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यहाँ 2 के साथ ये आधा इसका भी पार्टिसिपेशन आ रहा है, मतलब मास बढ़ा। ठीक है, इतने एरिया का मास बढ़ा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ गई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से। दैट इज व्हाट इज सेड कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, चलो यहां पर देख लो कि इतने जो पैसेंजर्स थे भाई, पहले 2-2 थे, अब यहां पर 3 हो गए एकदम से 3 भीड़ भाड़ हो गई है, तो इसका भी तो कुछ मास होगा ना। सेम जगह पर या उतने ही स्पेस में इसका भी तो कुछ मास अब ऐड हो गया है। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? चलो ओके, एंड मास बढ़ता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उनके आने से अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी तब बढ़ेगी जब मास बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो सेम वॉल्यूम में अगर हम एनालाइज कर रहे हैं चीजें तो, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें तो, ठीक है। चलो अगली चीज, 2 types of defects described above can be shown by non-ionic solids. In case of ionic solids, electrical neutrality is also to be maintained. ठीक है,
Therefore, rather than simple vacancy या interstitial defect, they show these defects as Schottky and Frenkel. अब ये जो दो defects के नाम आपके सामने आए हैं अभी, Schottky और Frenkel, बहुत ही ज़्यादा important है. मतलब आप समझ लो कि VIP ट्रीटमेंट दो इनको, इतने अच्छे से स्टडी करो क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनता है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, क्लियर है और बहुत ईजी है. चलिए अब समझेंगे Schottky एंड Frenkel डिफेक्ट को. ओके तो सबसे पहला डिफेक्ट क्या है? Schottky डिफेक्ट. क्या है भाई? Schottky डिफेक्ट. अब दिस डिफेक्ट was discovered by German scientist Schottky in 1930. It is basically a vacancy defect. ये है क्या? ये एक वेकेंसी डिफेक्ट ही है, मतलब वेकेंसी डिफेक्ट ही है, एक टाइप ऑफ वेकेंसी डिफेक्ट ही है ना. अब वेकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, रिकॉल करो जल्दी से, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के भग जाता था तो वहां पर वेकेंसी क्रिएट हो जाती थी. इसमें भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, स्टडी करते हैं. Schottky डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स होता किस में है? Schottky और Frenkel किस में होता है भाई? आयोनिक सॉलिड्स में. फिर से इसको कहीं पर लिख लो या आप जो भी नोट्स बना रहे हो. Schottky एंड Frenkel किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? ये हैं भाई आयोनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक, या आयोनिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट देखे जाते हैं वो है Schottky एंड Frenkel, सीन इन आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है, चलो. तो Schottky डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड्स में कब होता है? जब सेम नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड्स. एज अ रिजल्ट पेयर्स ऑफ होल्स आर फॉर्म्ड. सो इजी. मान लो, इसको डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, चलो. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ये मेरा एक आयोनिक क्रिस्टल है जिसमें आयंस अरेंज्ड है. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अरेंज्ड है. फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. क्लियर बात है इतनी? ठीक है. तो यहां पर क्या बोला है कि Schottky डिफेक्ट कब होता है? जब सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट. ये नॉर्मल लैटिस साइट है, मतलब ये सभी की फिक्स्ड लैटिस साइट्स हैं. ये एनायन यहाँ, ये एनायन यहाँ, ये केटायन यहाँ, ये केटायन यहाँ. लेकिन अब क्या कर दिया, एक पॉजिटिव आयन या एक केटायन मैंने यहां से हटाया तो मुझे एक एनायन भी कहीं से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या बोला है कि इक्वल नंबर ऑफ cations and anions या सेम नंबर ऑफ cations and anions आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट्स. अगर एक केटायन हटाया है ना बेटा मैंने, तो एक एनायन भी रिमूव करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मान लो मैं एक और केटायन रिमूव कर देती हूं तो मुझे एक और एनायन रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि Schottky में सेम नंबर ऑफ cations and anions आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन. मतलब जो भी उनकी निर्धारित फिक्स जगह है वहां से गायब होते हैं. लेकिन अगर दो केटायंस गायब हैं तो दो एनायंस भी मिसिंग होंगे, और तीन केटायंस गायब हैं तो तीन एनायंस भी गायब होंगे. अब आप इससे समझ रहे हो एक चीज कि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है. क्योंकि अगर ऐसा होता कि एक केटायन गायब है और दो एनायन गायब हैं तो क्या हो जाता भाई, जो हमारा क्रिस्टल है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव नेचर एक्वायर कर लेता. सिमिलरली अगर दो केटायंस गायब हैं और केवल एक एनायन गायब है तो किस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर एक्वायर कर लेता क्रिस्टल, मतलब न्यूट्रल तो नहीं होता. ठीक है, लेकिन सिंस केटायन भी दो गायब, एनायन भी दो गायब, तो क्या फर्क पड़ता है न्यूट्रलिटी पर? न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है ना. ठीक है, कोई चार्ज नहीं है क्रिस्टल पर. क्रिस्टल हमारा एब्सोल्युटली न्यूट्रल है. क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस अपनी लैटिस साइट से गायब हैं, और इनके गायब होने की वजह से क्या बन गया? होल बन गया. यहां पर होल क्रिएट हो गया है. क्या क्रिएट हो गया है? होल. Thus result in pair of holes.
होल्स बन गए भाई, कोई जगह खाली छोड़कर जाएगा तो गड्ढा ही तो हो जाएगा वहां पर। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं इस तरह से, ये गायब है यहाँ से, ये यहाँ से गायब है, यहाँ से गायब है, यहाँ से गायब है, ठीक है, तो होल्स ही तो जनरेट हो गए, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। चलो डन, परफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या चीज देखी हमने कि एक तो ये आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं इस तरह के डिफेक्ट, दूसरी चीज क्या कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय शॉर्टकी में तो मेंटेन्ड है, फ्रेंकल में भी चेक कर लेंगे कि फ्रेंकल में क्या होता है, ठीक है। चलो आगे देखें, कंडीशंस जो शॉर्टकी डिफेक्ट कॉज करती हैं वो क्या है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली इज ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड्स विच आर स्ट्रांगली आयोनिक, पहली चीज इन केस ऑफ स्ट्रांगली आयोनिक कंपाउंड्स। दूसरी चीज जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मैक्सिमम हमारे आसपास कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं, नेबरिंग कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कांटेक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर में गिनेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, ठीक है, और हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ सेम साइज, ये भी एक कंडीशन है कि ठीक है मान लिया कि आयोनिक कंपाउंड्स में हमें शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये इनका जो साइज है, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनमें जो इनके आयंस हैं उनका जो साइज है वो सेम हो, कंपैरेबल साइज के हों। ऐसा नहीं हो कि केटाइन बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा है, सेम साइज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेम साइज के होने चाहिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर है। चलो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ऑफ कंपाउंड्स, एग्जाम्पल ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स जो कि इस तरह का डिफेक्ट एग्जिबिट करते हैं वो है NaCl, KCl, KBr एंड CSCl, साथ ही साथ AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स लर्न कर लो, ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स आयोनिक कंपाउंड्स हैं सारे के सारे, NaCl, KCl, KCl आ गया तो KBr भी आ गया, ठीक है, फिर CSCl और AgBr, इस तरह से फटाक से लर्न कर लेंगे, जल्दी से देन एंड देयर यहीं पर लर्न कर लेंगे। ओके, NaCl साथ में बोलो, NaCl, KCl, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है ना, NaCl, KCl, KCl क्लोरीन के बाद फिर ब्रोमीन आ जाता है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आ जाता है, कैटायन हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो NaCl, KCl, फिर उसके बाद KCl के बाद क्या आ जाएगा, KBr, फिर सीजियम क्लोराइड, CSCl, बहुत ही फेमस कंपाउंड है भाई, एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, CSCl, ठीक है, CSCl और AgBr अब फेमस है तो इसके साथ थोड़ा पहचान तो बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो CSCl और AgBr, इस तरह के ये जो हमारे 5 कंपाउंड्स लिस्टेड हैं ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है, ठीक है, डन, परफेक्ट। चलो आगे समझेंगे, आगे क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। Okay, since the number of cations and anions that are left in the crystal even after the missing of cations and anions is the same, the crystal remains electrically neutral even after the missing of cations and anions। मतलब चाहे कितने cations और कितने anions निकल के चले जाएं, लेकिन क्रिस्टल हमारा न्यूट्रल ही रहता है, और रीजन क्या है, क्योंकि इक्वल नंबर डिपार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ओके, अगली चीज, डेंसिटी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या लगता है आपको कि अगर केटायंस और एनायंस अपनी जगह से हट जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं निकल के, तो डेंसिटी क्या होगी, उस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, बताओ मुझे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी, नो चेंज, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से समझेंगे कि सिंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह से डिपार्ट कर चुके हैं तो डेंसिटी तो कमी होगी ना, वही बोला है, सिंस द नंबर ऑफ आयंस इन एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग शॉर्टकी डिफेक्ट डिक्रीजेस, क्योंकि आयंस कम हो जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल आल्सो डिक्रीजेस, इंपॉर्टेंट है।
कंसेप्चुअल है, बिल्कुल रटना तो है ही नहीं। समझ पाए आप कि अगर आईएनसी कम हो गए, मैंने क्या बोला कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भाई उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अब वो चला गया है तो उसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया ना, उसके जाने से कुछ तो फर्क पड़ेगा भाई, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए डन, ओके। अगली बात करेंगे, अब आता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। और फ्रेंकेल डिफेक्ट भी किस में देखने को मिलता है? आयोनिक कंपाउंड्स में। किस में देखने को मिलता है? आयोनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो देखो यहां पर जरा, ये डिफेक्ट किसने डिस्कवर किया था? एक रशियन साइंटिस्ट था 1926 में, फ्रेंकेल नाम का ही, और उसी ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसी के नाम पर डिफेक्ट का नाम दे दिया है। सिमिलरली शॉटकी के लिए भी। ठीक है, चलो अब ये जो है ये किस तरह का डिफेक्ट है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ शॉटकी डिफेक्ट है। इट इज अ हाइब्रिड टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। अच्छा, मतलब इसमें जो शॉटकी डिफेक्ट है उसका भी कुछ ना कुछ झलक हमें देखने को मिल जाएगी फ्रेंकेल डिफेक्ट में। तो समझते हैं क्या है। सी, इसमें क्या है? ओके, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल इन द कैटायनिक लैटिस। कैटायनिक लैटिस में होल हो जाएगा और and the cation occupying an interstitial position। अच्छा, यहां पर एक बार ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ो। This is a hybrid type of defect arising from the combination of Schottky defect और continuation में है and interstitial defect। ओके, तो भाई हमने अपना इस तरह से थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लिया कि जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है ये किन दो डिफेक्ट से मिलकर बना है? एक तो शॉटकी है और दूसरा क्या है? इंटरस्टिशियल। अब जरा याद करो कि शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या था? शॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी जगह से गायब हो जाते थे, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता था कि जो हमारे इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उनमें जाकर के कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह ले रहा है। होता था, यही चीज होती थी। इसमें क्या होता था कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस निकल जा रहे हैं, खाली कर दे रहे हैं वो जगह। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि अगर हमारे क्रिस्टल में कोई इंटरस्टिशियल साइट प्रेजेंट है, खाली जगह प्रेजेंट है, तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आकर के बैठ जा रहा है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्रेंकेल डिफेक्ट कैसे निकल कर आता है ये अब समझते हैं। चलो देखो, This type of defect arises due to the presence of a hole in the cationic lattice। अब जब कैटायन अपनी जगह से जाएगा भाई, तो उसकी जगह तो होल आ जाएगा ना। ठीक है, जब एक कैटायन अपनी जगह छोड़कर जा रहा है तो उसकी जगह तो होल आ जाएगा, और साथ ही साथ एंड द कैटायन ऑक्यूपाइंग एन इंटरस्टिशियल पोजीशन, अपनी जगह खाली कर दे रहा है। लेकिन कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर ले रहा है? वेकेंट साइट, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ले रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग, धमाकेदार, मजे ही आने वाले। सारा कुछ यहीं पर क्लियर हो गया। अब देखो, समझते हैं कि शॉटकी और इंटरस्टिशियल कैसे इन्वॉल्व है फ्रेंकेल में। सबसे पहले मैं क्या कर ले रही हूं कि रेगुलर अपना जो लैटिस है आयोनिक कंपाउंड की वो बना ले रही हूं। चलो देखो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव कर लेते हैं भाई। ठीक है, पॉजिटिव इस तरह से भाई हमारी क्या बन गई है? ये लैटिस बन गई है। ठीक है, ओके, क्लियर है। हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्या बोला है? धीरे धीरे समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ होल इन द कैटायनिक लैटिस। मतलब अपनी कैटायन, ये जो कैटायन है भाई, ये अपनी जगह छोड़ दी है इसने, और यहां पर क्या आ गया है? यहां पर आ गया है एक होल, यहां पर एक होल जेनरेट हो गया है, और यहां से क्या चला गया है? कैटायन चला गया है। ठीक है, कैटायन चला गया है, और ये जो कैटायन निकला है ना यहाँ से, ये कहीं बाहर नहीं गया है, यहीं कहीं, जैसे मान लो ये इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल साइट उसने ऑक्यूपाई कर ली है, ये इंटरस्टिशियल साइट है, यहां से निकलकर
यहां आ गया है, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है, एंड द केटायन ऑक्यूपाइज इन इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब इसके लिए पता है केटायन को बहुत छोटा होना पड़ेगा और एनायंस बड़े साइज के होंगे, ये एक कमिंग कंडीशन होगी फ्रेंकेल डिफेक्ट में, ठीक है। देखते हैं, चलिए। तो क्या समझा भाई कि केटायन अपनी जगह से निकल कर आ गया है, वहां पर अपनी जगह पर उसने होल क्रिएट कर दिया है और एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली है। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट भी कवर हो गया क्योंकि केटायन ने अपनी जगह छोड़ी, ऑल्दो एनायन ने नहीं छोड़ी, एनायन की बात नहीं हो रही है, और इस केटायन ने अपनी जगह छोड़ी तो कहां पर आ गया वो, एक इंटरस्टिशियल साइट में, तो हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कवर हो गया, ठीक है। चलेगा इतना? चलो आगे समझते हैं। आगे, रीजन फॉर ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन by a represent missing ions and cation and not anion as darkened spheres represent that. Okay, wait, reason for occupying the interstitial position by a represent missing ion and cation and not anion is darkened sphere represent that the size of cation interstitial is smaller. Okay, यहाँ पर full stop नहीं है, देखो मत जाओ इस थ्योरी पर, मैं समझा रही हूँ क्या बोल रहे हैं। इट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एनायन, वही बात आ रही है कि इससे कंक्लूजन सिर्फ ये निकलता है कि जो केटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट इसीलिए ऑक्यूपाई कर ले रहा है क्योंकि केटायन का साइज भाई छोटा है, केटायन स्मॉलर एज कंपेयर टू द एनायन, एनायन बिगर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन केटायन। अब आप खुद से सोचो कि ये जो हमारे, मान लो मैं केटायंस एनायंस को व्हाइट डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, ये व्हाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और जो केटायंस हैं भाई वो कैसे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, केटायन केटायन, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ऑपोजिट जगह आता है ना, ठीक है, ओके। अभी ठीक है। व्हाइट वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, व्हाइट वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनायन, एनायन, और येलो वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केटायन। क्लियर है? चलो यहां पर देखो, जब इसका साइज छोटा है तो इतनी सारे इंटरस्टिशियल जगह हैं, ये अगर अपनी जगह छोड़ता भी है तो कहीं पर भी जाकर बैठ जाएगा ना। तो यही चीज, ये तभी पॉसिबल है बेटा जब साइज ऑफ एनायन बड़ा है केटायन से और केटायन छोटा है साइज में, ठीक है। क्लियर बात है? तो यही चीज बोली है कि जो इंटरस्टिशियल साइट है जो केटायन ऑक्यूपाई कर रहा है वो सिर्फ इसीलिए ऑक्यूपाई कर पा रहा है क्योंकि उसका साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है, ठीक है। छोटा है तो किसी भी छोटे से स्पेस में चला जाएगा, चूहा छोटा सा होता है कहीं भी घुस जाता है, ऐसी केटायन छोटा सा है कहीं भी घुस गया, किसी भी छोटे से अवेलेबल स्पेस में घुस गया। तो केटायन ने अपनी जगह छोड़ी भाई और इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली। क्लियर है? चलिए, ओके। For example, in the crystal lattice of ZnS and AgBr, zinc ions and silver ions occupy interstitial sites. क्यों? क्योंकि ये cations है ना, leaving behind a hole या फिर vacant site, ठीक है। Frenkel defect creates a vacancy defect at its original site. अब ध्यान से समझो, Frenkel defect जो है वो वेकेंसी डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है ओरिजिनल साइट पे। ये तो केटायन की ओरिजिनल साइट थी ना, यहां से अगर केटायन निकल गया तो यहां तो भाई वेकेंसी क्रिएट हो गई, यहां क्या क्रिएट हो गई, वेकेंसी क्रिएट हो गई। वेट अ मिनट, अरे भाई ठीक है इतना, यहां तो वेकेंसी क्रिएट हो गई जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं। ओके, ग्रीन कलर लेट्स यूज, बट छोटा था ना, ओके। यहां तो वेकेंसी आ गई, ठीक है, इस तरह से समझना आप। वेकेंसी है ये,
ठीक है, ओके, यहाँ पर कोई स्पीशीज नहीं है, ठीक है। तो यही चीज फ्रेंकेल डिफेक्ट अपनी ओरिजिनल जगह पर तो वैकेंसी क्रिएट कर देगा, लेकिन एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन, और सिंस उसने एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली है तो नई जगह पर वो एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। क्योंकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आकर के खाली स्पेस में बैठ जा रहा है, तो वही तो हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, और हम फ्रेंकेल डिफेक्ट को क्या बोलते हैं भाई? डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंकेल डिफेक्ट? एक और बार समझो कि कैटायन का साइज जो होता है वो छोटा होता है एनायन से, और दो तरह का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। शॉर्टकी कैसे? कैटायन अपनी जगह से गायब हो जा रहा है, ठीक है, और इंटरस्टिशियल कैसे? वो जाकर के इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ले रहा है और अपनी जगह पर होल क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। डन, परफेक्ट सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। ओके, कंडीशंस क्या है फ्रेंकेल डिफेक्ट की? इट अकर्स इन कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और शॉर्टकी डिफेक्ट किस में हो रहा था? जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था, ठीक है। चलिए, और इन विच केटायंस आर मच लार्जर देन, इन विच एनायंस आर मच लार्जर देन केटायंस। एनायंस जो है भाई वो केटायन से बड़ा है, ठीक है, साइज में। और शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में क्या था कि केटायन और एनायन कंपैरेबल साइज के थे, सेम साइज के थे, ठीक है। चलो ओके, अब फ्रेंकेल डिफेक्ट्स आर फाउंड इन ZnS एंड सिल्वर हैलाइड्स, जिंक सल्फाइड और सिल्वर हैलाइड्स। इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, क्योंकि भाई ये बता रही हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स कौन कौन से एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज सिल्वर और जिंक आयंस जो होते हैं ना, ये छोटे साइज के होते हैं, और इसीलिए वो एक इंटरस्टिशियल साइट इजीली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इन सारे कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो, एक चीज जो कि आपने ऑब्जर्व करी होगी वो ये है कि जो AgBr है ना भाई, ये दोनों में है, ये फ्रेंकेल डिफेक्ट भी शो कर रहा है और ये शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है? इस डायग्राम को देखकर मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात क्या कब होती है? जब केटायंस और एनायंस कि किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है, ये बात आती है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्या उनका कुछ चेंज हुआ है? क्या ऐसा हुआ है कि केटायंस कम है या एनायंस ज्यादा है, या फिर एनायंस कम है या केटायंस ज्यादा है? क्या लगता है आपको फ्रेंकेल डिफेक्ट के केस में कि न्यूट्रलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि फ्रेंकेल डिफेक्ट का क्या इफेक्ट होगा ऑन द न्यूट्रलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। चलो, नीट का सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताइए। चलिए ओके, ठीक है, डन। अब देखो, प्योर अल्कली हैलाइड्स जो होते हैं उनमें फ्रेंकेल डिफेक्ट्स नहीं मिलते। प्योर अल्कली हैलाइड्स मतलब NaCl हो गया, है ना, KCl हो गया, अल्कली मेटल्स, है ना। क्यों? क्योंकि जो मेटल केटायंस हैं वो साइज में बड़े होते हैं और इसीलिए इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। It may be noted that AgBr shows Frenkel as well as Schottky defect। इस पे बात हम कर चुके हैं। क्लियर है? डन, परफेक्ट। आगे बढ़े, चलिए ओके। अब आती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन मेरा था, तो क्या आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है? नहीं दिया है तो अभी दो, जल्दी से, आपके पास थोड़ा सा और टाइम है, फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर क्या फर्क पड़ता है जब फ्रेंकेल डिफेक्ट की बात आती है, तो ठीक है। चलो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सिंस केटायन लीविंग द लैटिस साइट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट, जो नंबर ऑफ केटायंस हैं और एनायंस हैं वो तो सेम है ना क्रिस्टल में, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ज्यादा होती है न्यूट्रलिटी ना कम होती है, इट रिमेन्स सेम। मतलब ना ही क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल आपका नेगेटिव हो जाता है ना ही पॉजिटिव हो जाता है, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात करी थी, देखो फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट की जब हमने बात करी थी तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था भाई कि ये डिफेक्ट्स जो हैं दोनों, ये एक तो आयोनिक कंपाउंड शो करते हैं, दूसरी चीज इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। दोनों केसेस में डिफेक्ट भले ही प्रेजेंट है लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। चलो, तो आई होप अभी क्लियर हैं चीजें। अब यहाँ पर देख लो आप, जब हम
फ्रेंकेल डिफेक्ट स्टडी करें तो ये जो केटायन है यहाँ पर तो होल क्रिएट हो गया है, लेकिन यही केटायन आकर यहाँ बैठ गया है ना। अब होल का थोड़ी कोई चार्ज होता है, होल मतलब खाली स्पेस, ठीक है। तो वो केटायन आकर के यहाँ, अभी ये न्यूट्रल था लेकिन केटायन आकर यहाँ बैठा है इंटरस्टिशियल साइट में, तो न्यूट्रलिटी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। हाँ, अगर केटायन निकल जाता तो जरूर बात थी, ठीक है। डन, परफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन आफ्टर द मिसिंग ऑफ केटायंस एंड एनायंस। ओके, चलो। डेंसिटी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल हैविंग फ्रेंकेल डिफेक्ट, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इवन आफ्टर द फ्रेंकेल डिफेक्ट हैज अकर्ड। क्यों डेंसिटी में चेंज नहीं होता है? This is because there is no change in the mass due to this defect। और मैंने बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास घट रहा है तो डेंसिटी घटेगी। लेकिन केटायन एनायन, जब नंबर ऑफ केटायन एनायन सेम है क्रिस्टल में, तो किस तरह की मास की बढ़त या फिर घटना, है ना, बढ़ोतरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज बिकॉज मास में ही जब कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ स्पीशीज सेम है या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम है, तो फिर किस तरह का डेंसिटी में चेंज। आयंस लीविंग द लैटिस साइट्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, आयन अपनी जगह छोड़कर ही तो जा रहा है। मतलब ये वही बात हो गई कि एक कमरे में एक घर में 10 सदस्य रहते हैं और सब लोग अपने अपने कमरे में हैं, और एक बंदा, मतलब एक बच्चा बहुत तूफानी है एकदम, तो वो भागदौड़ मचाता रहता है, तो वो अपने कमरे से निकल करके कहीं और चला गया, किचन में चला गया है, ठीक है, समझ आ गया। तो वो जगह खाली हो गई, लेकिन क्या नंबर ऑफ पीपल कम हुए? नहीं, है तो वो उसी घर में ना, तो यही चीज सेम, क्लियर है। तो इस तरह से हम समझते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का फ्रेंकेल डिफेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखेंगे इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। देखो, डेंसिटी क्रिस्टल की डिक्रीज होती है शॉर्टकी के केस में। शॉर्टकी के केस में डेंसिटी डिक्रीज होती है क्योंकि जो केटायंस और एनायंस हैं वो जगह छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। और these compounds have low lattice energy and thus lower stability. It is because presence of too many holes may lead to partial collapse of crystal. अब देखो, आप शॉर्टकी की बात करो चाहे फ्रेंकेल की बात करो, होल्स तो दोनों में क्रिएट हो रहे हैं ना। शॉर्टकी में केटायन एनायन दोनों के जाने की वजह से होल्स क्रिएट हो रहे हैं, और फ्रेंकेल में केवल और केवल पॉजिटिव केटायन की अपनी जगह छोड़ने की वजह से होल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब कोई चीज अगर परफोरेटेड है जिसमें स्पेसेस हैं बीच बीच में, तो क्या वो कहलाएगी कि अच्छी लैटिस है? वो एक नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो लैटिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब चांसेस हैं कि लैटिस कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो वही चीज, वही बात यहाँ पर करिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी एंड डिफेक्ट ये है हमारे शॉर्टकी में क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, लेकिन फ्रेंकेल में एज इट इज रहती है सेम, फ्रेंकेल में सेम रहती है, ठीक है। चलिए ओके, इतनी बात हो गई। अब तीसरी चीज, ऐसे कंपाउंड्स जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट एग्जिबिट करते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट बाय आयोनिक मैकेनिज्म। अब ऐसा क्यों? क्रिस्टल्स जिनमें शॉर्टकी डिफेक्ट प्रेजेंट होता है उसमें होल्स होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस इन सर्टेन लैटिस पॉइंट्स, बिल्कुल। When an electric current is applied, a nearby ion moves from its lattice site to occupy a hole. क्या बोला जा रहा है? देखो जरा यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्टकी डिफेक्ट बना लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव गायब, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से हमने पॉजिटिव गायब किया है ना, तो यहां से अब हम नेगेटिव गायब कर देंगे। ये नेगेटिव हमने गायब कर दिया, ठीक है। तो यहां पर भी होल आ गया। चलिए, अब क्या बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट देखा जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बाय आयोनिक मैकेनिज्म। और क्या कहने का मतलब है इसका कि क्रिस्टल्स जिनमें शॉर्टकी डिफेक्ट दिखता है, ठीक है, इनमें होल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। होल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस इन सर्टेन लैटिस पॉइंट्स, बिल्कुल आयंस मिसिंग है, यहाँ से पॉजिटिव मिसिंग है, यहाँ से नेगेटिव मिसिंग है, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया है,
ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, हम जब इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नियर बाय आयंस मूव फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू ऑक्यूपाई अ होल। जैसे ये वाला नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है कि आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाती है, और ये आयंस क्या करते हैं, जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो एम्प्टी स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव ने ये यहाँ पर आकर के ये मान लो जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो अब क्या हो जाता है, दिस क्रिएट्स अ न्यू होल। अब ये अगर यहाँ आ गया है, ये वाला अगर यहाँ आ गया है तो इसकी जगह पर फिर होल हो जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है, दिस क्रिएट्स अ न्यू होल एंड अनदर नियर बाय आयन मूव्स इनटू इट एंड सो ऑन, और ऐसा होता जाता है। मतलब फिर ये वाला आयन इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया तो ये वाला आयन इसकी जगह ले लेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, होता रहता है। अब देखो, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड अ होल thereby migrates from one end to the other end, thus it conducts electricity across a whole crystal। तो वो जो होल है ना वो ट्रांसफर होता रहता है, पहले कहाँ था, यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो बिकॉज जो आयंस है वो माइग्रेट कर पा रहे हैं अपनी जगह से, हिल पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ आयंस कॉजेज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए, क्रिस्टल्स विद फ्रेंकेल डिफेक्ट हैव अ स्मॉल साइज केटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्रेंकेल डिफेक्ट में पास करते हैं तो जो केटायन है वो मूव करने लगता है इनटू अनदर इंटरस्टिशियल साइट। भाई ये केटायन तो वही ऊधमी बच्चा है जो पूरे घर में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। फ्रेंकेल डिफेक्ट का वो जो केटायन है वो वही ऊधमी बच्चा है जो पूरे घर में चक्कर लगा रहा है। अब फ्रेंकेल डिफेक्ट आप इमेजिन कर लो, ठीक है। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या था, एक केटायन अपनी जगह से छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर आकर बैठ गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या हुआ, वो केटायन अपनी जगह वापस से छोड़कर दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, ठीक है। तो केटायन मूव कर रहा है एंड मूवमेंट ऑफ केटायंस कॉजेस कंडक्शन, या जिसे हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज? चलो, एंड कंडक्शन भाई स्टार्ट्स। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे शॉर्टकी और फ्रेंकेल में किस तरह का डिफरेंस है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस। पता है, पेयर ऑफ होल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। जस्ट एक समरी है, कंपैरिजन है दोनों का। यहां पर क्या होता है कि जब केटायन इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है और अपनी खुद की जगह पर होल जनरेट कर देता है, तब फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है। यही चीज पढ़ी है। चलिए अगली चीज, इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन यहां पर डेंसिटी डज नॉट चेंज, यही पढ़ा है। चलो, ये वाला जो डिफेक्ट है, इट इज जनरली प्रेजेंट इन हाईली आयोनिक सॉलिड्स विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। वहां पर क्या है भाई, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहां पर क्या है कि सिमिलर साइज है, केटायन और एनायन का साइज सिमिलर है, लेकिन यहां पर एनायंस आर मच लार्जर इन साइज देन केटायंस। और दूसरी चीज क्या, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले एग्जिबिट करते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्लियर है? ओके, फ्रेंकेल शॉर्ट की। अच्छा देखो, फ्रेंकेल में ना एल आ रहा है, एल फॉर लो कोऑर्डिनेशन नंबर, इस तरह से आप लर्न कर लो। शॉर्ट की में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट की में क्या आ रहा है, एच, एच फॉर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, लाइक दैट, ठीक है। क्लियर है? अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। डन, पक्का? तो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट की और फ्रेंकेल में। चलिए आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आता है भाई, हमने क्या कवर कर लिया है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, समझते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स पहले समझना पड़ेगा। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट इन द सेम रेशियो एज इंडिकेटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। उस रेशियो में नहीं होते जो उनका केमिकल फॉर्मूला बता रहा होता है। फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कुछ। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर Fe 0.95 एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक, ये 0.95, कॉपर 1.97, देन सल्फर एंड VOX वेयर X रेंजेस फ्रॉम 0.6 to 1.3। मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अगर VO2 होता तो ठीक है, समझ जाते,
V2O5 होता तो ठीक है, समझ जाते, लेकिन VOXX की वैल्यू रेंज दे दी है कि चलो VO 0.6 है, तो ये भी तो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना। इस तरह से नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बहुत कॉमन होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के केस में, और ये हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहाँ देख पाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स के केस में। ठीक है, चलिए ओके, आगे देखते हैं। अब ये ऐसे होते हैं, अब देखो जो कैटायन है और एनायन है ये फिक्स्ड नहीं है ना, फिक्स्ड नहीं है मतलब कम ज्यादा अमाउंट में होंगे, फिक्स नहीं है मतलब कम ज्यादा अमाउंट में होंगे। देखो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स ईदर कंटेन एक्सेस पॉजिटिव और एक्सेस नेगेटिव आयंस। एक्सेस ये जो है ना यहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में या तो ज्यादा कैटायंस होते हैं या फिर ज्यादा एनायंस होते हैं। क्लियर बात है इतनी? चलो आगे। हाउएवर जो क्रिस्टल है एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, लेकिन कैसा होगा, कैसे होगा ऐसा? अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर एनायंस ज्यादा हैं तो फिर तो नेगेटिव होना चाहिए ना क्रिस्टल को, या कैटायन ज्यादा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन फिर ये न्यूट्रल कैसे है? तो आगे देखेंगे भाई न्यूट्रल कैसे है। ठीक है, चलो अगर पॉजिटिव चार्जेस आर इन एक्सेस दे आर बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस, एज अ रिजल्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकम्स इरेगुलर एंड डिफेक्टिव। आगे देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स को तीन टाइप में हमने स्टडी किया था ना, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। अब ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स जो कि स्टोइशियोमेट्री कंपाउंड की डिस्टर्ब कर देते हैं उन्हें हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। दूसरी चीज, ये डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है, एंड मे एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टल इन एडिशन टू शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। बाप रे, मतलब इतना डिफेक्टेड क्रिस्टल, उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी है या फ्रेंकल डिफेक्ट भी है, और साथ ही ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी है। बाप रे, मतलब क्या ही हालत है उस क्रिस्टल की, सोच पा रहे हो? चलो देखते हैं आगे देखते हैं कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, किस तरह से हम इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहला टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब हमने वो जो टेबल बनाया था, यहां पर देखो ये वाला जो टेबल था, इसमें नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट अब दो टाइप के हो गए। कौन कौन सा? एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों को हम स्टडी करने वाले हैं। चलो, सबसे पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या समझ में आ रहा है? मेटल एक्सेस, मेटल, जब भी मेटल की बात आती है, मेटल कैसा होता है भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब कैटायन है। ठीक है, इस तरह का डिफेक्ट कब होता है? जब एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्स्ट्रा कैटायंस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। मतलब यहां पर समझो क्या बोला है, जब एक कैटायन and an electron of some non-metal atom occupy interstitial position in the lattice with complete cationic and anionic lattices, defect is called as metal excess defect due to interstitial cations. Crystal is electrically neutral because positive charge and cation is equal to the negative charge. क्या बोला जा रहा है? अगर ये जो हमारी लैटिस है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां पर ये हमारी रेगुलर अरेंजमेंट है। जो आयंस है ये उनकी रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, अब यहां पर खुद से देखो क्या बोला है, जब एक कैटायन एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ सम नॉन मेटल एटम ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजिशन। कैटायन क्या कर रहा है भाई? इंटरस्टिशियल पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है। When cation and an electron of some other non-metal atom, इनका ये तो है, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन अब ये जो
कैटायन आया है इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर और ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, ये इनका नहीं है, ये किसी दूसरे नॉन मेटल का है, ठीक है। It occupies interstitial position in the lattice with complete cationic and anionic lattices. Defect को बोलते हैं हम metal excess defect due to interstitial cations, क्योंकि अब overall ये जो cation है, आप गिन लो cation ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैटायंस हैं। एनायंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैटायन तो एक्सेस में है, एक एक्सेस में है, ठीक है। तो क्या हो गया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल दिया इसको। अच्छा, न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन्ड है? जैसा कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्लेम किया था भाई कि जो न्यूट्रल है, however the crystal as a whole is electrically neutral। कैसे है वो न्यूट्रल? क्योंकि the crystal is electrically neutral because the positive charge on the cation is equal to the negative charge। positive charge on the cation is equal to the negative charge, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है। चलो ओके, अगली चीज देखते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट में किस तरह का डिफरेंस है, अब ये स्टडी करेंगे। देखो, मेटल एक्सेस में क्या किसी तरह का होल था? नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मेटल एक्सेस में किसी तरह का होल था। क्या कैटायन अपनी जगह से मिसिंग था? नहीं, है ना। तो इट हैज नो होल इन द क्रिस्टल लैटिस, लेकिन फ्रेंकेल में भाई होल्स थे, कैटायन अपनी जगह से गायब हो जा रहा था, है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें इट हैज इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इलेक्ट्रॉन, इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन है। इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो कौन सी जगह आकर के बैठ रहा है? इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करके बैठ रहा है, इसीलिए यहां पर कोई इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल इंटरस्टिशियल कैटायंस होते थे। डन, परफेक्ट, ठीक है। चलिए ओके, अगली चीज है भाई एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी मतलब क्या होता है कि कोई एनायन अपनी जगह छोड़कर चला गया है और वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है। देखो चेक करते हैं, when a negative ion is missing from its lattice site and in its vacancy an electron associated previously with it is left, the defect is called as metal excess defect due to anionic vacancy। okay, interesting है concept भाई। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, रेगुलर क्रिस्टल लैटिस में बना रही हूं। ये तो हो गई रेगुलर क्रिस्टल लैटिस। अब क्या बोला है कि जो एनायन है, नेगेटिव आयन, वो अपनी जगह से मिस कर रहा है। मान लो ये वाला मैंने रिमूव कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो एनायन है वो होता क्या क्या है? एनायन में होता क्या क्या है? एक तो नॉर्मल जो आयन है वो, है ना, या नॉर्मल जो एटम है वो, प्लस उस पर एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर रह जा रहा है, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर रह जा रहा है, और जो हमारा रिमेनिंग एनायन था, नेगेटिव आयन, वो अपनी जगह से भग गया। तो when a negative ion is missing from its lattice site and in its vacancy an electron associated previously with it is left, the defect is called as metal excess defect due to anionic vacancy। अब यहाँ से एनायन घट गए ना, एनायन घट गए और कैटायन एज इट इज है, लेकिन एनायन कम हो गए। तो एक तरह से है तो कैटायन ही ज्यादा, कैटायन ज्यादा मतलब मेटल एक्सेस, कैटायन ज्यादा मतलब मेटल एक्सेस। क्लियर है? चलो ओके। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एफ सेंटर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, एफ सेंटर क्या होता है, ठीक है। चलो, the electrons trapped in an anionic vacancy in metal excess defects are called as F centers, ठीक है। Since hole created by the missing negative ions is occupied by an electron, the electrical neutrality of the crystal is maintained, ठीक है। क्लियर है इतना? क्योंकि यहाँ पर है तो एक नेगेटिव स्पीशीज ही ना, है तो नेगेटिव स्पीशीज ही, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या चेंज आया?
तो अगेन न्यूट्रलिटी मेंटेन है, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं एनायनिक वैकेंसी जो कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही हिस्सा है, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टार्टिंग में ही क्लेम कर दिया था कि न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। ठीक है, चलेगा इतना? चलो, तो ये हो गई हमारी एनायनिक वैकेंसी, और एफ सेंटर इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। ये जो डिफेक्ट है ये जनरली कहाँ पर हम देखते हैं? where the Schottky defect is likely to be observed. Example, when sodium chloride is heated in an atmosphere of sodium vapors, sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. ठीक है, Cl ions diffuse to the surface of the crystal and combine with the sodium atoms resulting in formation of non-stoichiometric NaCl. चलिए, ये example नहीं है NCERT में तो we can skip it, but आप इतना समझें कि F centers क्या होते हैं और एनायनिक वैकेंसीज की वजह से नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे जनरेट होता है। क्लियर है? चलो अगला देखेंगे। ओके, यहां पर अब जो इनिशियली NaCl क्रिस्टल की बात हो रही थी, this happens by loss of electron by sodium atoms to form sodium ions. Released electrons diffuse into the crystal and occupy anionic sites. Anionic sites occupied by unpaired electrons impart yellow color. ओके ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। सी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट में किस तरह का डिस्टिंक्शन है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट देयर आर होल्स इन क्रिस्टल लैटिस। मेटल एक्सेस में क्या देखा हमने कि होल्स है मेटल एक्सेस में होल्स। In this type of defect there are holes in the crystal lattice due to missing of negative ion from the lattice site. Holes are occupied by the free electrons. Schottky defect में crystal lattice has pair of holes, मतलब दो कैटायन गायब तो दो एनायन भी गायब, है ना? Due to pair of holes due to missing of cation and anion from the normal lattice site. होल्स यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेता है, यहाँ पर होल्स जो हैं वो किसी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। परफेक्ट, चलिए ओके। अब आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को भाई किस तरह से स्टडी करेंगे? तो देखो यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब क्या लग रहा है? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन उसकी डेफिशिएंसी मतलब यहाँ पर एनायन ज्यादा निकलेंगे या नेगेटिव चार्ज ज्यादा निकलेगा किससे? पॉजिटिव चार्ज से, है ना? नेगेटिव ज्यादा निकलेगा पॉजिटिव से। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी ये कम है और ये ज्यादा है। चलिए, जब एक कैटायन मिस कर रहा है फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड द एडजेसेंट मेटल आयन ऑक्यूपाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बहुत आराम से समझते हैं। यहां पर एक कैटायन यहां से हट गया, ठीक है, और प्लस चार्ज था ना, +1, यहां पर आकर के इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। तो अब ये जगह क्या हो गई भाई? मैं फिर से बनाती हूं। ठीक है, तो क्या यहां से ये जो पॉजिटिव आयन था ये मूव करके यहां आ गया, तो अब ये वाली साइड तो वेकेंट हो गई, लेकिन ये वाली साइड पर 2 प्लस आ गए, 2 प्लस चार्जेस आ गए। मतलब ये क्या हो गया भाई? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 2 प्लस हो गया है। यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस हो गया है। तो वही बोला है यहां पर, व्हेन अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, अपनी लैटिस साइट से गायब होता है और एडजेसेंट मेटल आयन एक्वायर्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो एडजेसेंट मेटल आयन है वो कौन सा स्टेट ऑक्यूपाई कर ले रहा है? एक्वायर कर ले रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि उसके साथ आकर वो इनकॉर्पोरेट हो गया है। इस तरह के डिफेक्ट को हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि कैटायन अपनी जगह से हट जाता है और यहाँ पर क्रिएट हो जाती है एक कैटायनिक वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई? कैटायनिक वैकेंसी। अब आप मुझे बताओ, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई क्या? नहीं, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस तो बराबर है। इजी। चलो, अब सिंस द कैटायन इज मिसिंग, an extra electron must be present in the crystal and the extra negative charge may be balanced by some nearby metal ion, say A plus acquiring a charge of A2 plus instead of 1। ठीक है, अब एक कैटायन गायब है तो
एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, एक कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, बैलेंस करना है ना भाई चार्जेस को, ठीक है, क्लियर है, चलो ओके। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन केस ऑफ कंपाउंड्स, यहां से देखो, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स इन केस ऑफ कंपाउंड्स वेयर मेटल कैन एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। और ऐसा कब पॉसिबल है, किन केसेस में पॉसिबल है, जब जो मेटल है वो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट कर रहा है, मतलब कि जैसे आयरन फॉर एग्जांपल, आयरन है Fe2+ और आयरन Fe3+ भी होता है, तो ये क्या है भाई, डुअल कैरेक्टर है ना, वेरिएबल वैलेंसी, अलग अलग वैलेंसी, ठीक है, चलो ओके। एग्जाम्पल ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स लाइक NiO, FeO, FeS एक्सेट्रा। अगर आयरन पायराइड्स की बात करें तो 2 out of 3 Fe2+ ions may be converted into Fe3+ ions and third Fe2+ may be missing from the lattice। बोला क्या है, चलो इसको लेकर के अब हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट समझते हैं। मान लो कि इन केस ऑफ आयरन पायराइड्स FeS बोला है ना, तो देखो FeS का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ओके। यहां पर क्या है, क्या बोला है यहां पर कि 2 out of 3 Fe2+ ions may be converted into Fe3+, है ना, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें Fe2+ ions है, S2- ions है, Fe2+, S2- Fe2+, ठीक है, S2- Fe2+, S2- Fe2+, S2-, similarly Fe2+, S2-, Fe2+, S2-, Fe2+, ओके, चलेगा। अब ज्यादा बड़ा नहीं बना रही हूं, सिर्फ यहीं से समझो कि मान लो ये वाला मैंने पूरा एक आयन गायब कर दिया, ये वाला आयन गायब कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, अच्छा एक करस्पॉन्डिंग सेम स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो थोड़ा सा बेहतर समझ पाओगे आप। सी Fe2+, S2-, Fe2+, क्लियर बात है। अब देखो डिफरेंस समझेंगे दोनों में, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर, इसको वेकेंट कर दिया, इस वाले को क्या कर दिया, वेकेंट कर दिया, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर वेकेंसी आ गई, ठीक है। और Fe2+ मतलब Fe+, है ना, यस Fe+ एंड Fe+। Fe2+ मतलब क्या होता है भाई, आयरन के ऊपर 2+ का चार्ज है, अच्छा ऐसे ले लो, इसको ऐसे ना लेकर के सिर्फ सिंपली ये समझ लो कि आयरन के ऊपर 2+ का चार्ज है, ओके। अब आप खुद से सोचो कि ये 2+ कब बनता है, जब एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। मतलब अगर मैं ये Fe2+ हटा रही हूं और एक 2+ Fe2+ मतलब इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस Fe++, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, ऐसे, ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आप खुद से सोचो कि यहां से गायब हो गया है और मैंने इसको कहीं पर इनकॉर्पोरेट करवा दिया, मतलब एक प्लस चार्ज मैंने यहां इनकॉर्पोरेट करवा दिया है और एक प्लस चार्ज मैंने यहां इनकॉर्पोरेट करवा दिया है। अब ऐसा करने पर क्या हो गया, 2+ + 1, ये प्लस चार्ज मतलब +1 का चार्ज है ना, +1 + 1 है ना ये, तो ये कितना हो गया भाई, ये पूरा तो +3 हो गया, ये पूरा तो +3 हो गया। समझ आया क्या किया, देखो फिर से यहां पर ये वाली थ्योरी पढ़ो आप, इसमें क्या बोला है कि 2 out of 3 Fe2+ ions, 2 out of 3 Fe2+ ions may be converted into Fe3+ ions and the third Fe2+ may be missing from the lattice। ये 3 Fe2+ हमने टारगेट किए थे, एक ये और एक ये, यहां पर देखो एक ये वाला और एक कौन सा भाई बताओ जल्दी से, और इसके ऑल्टरनेट साइड में कहां चले गए हम, ये तो ये रहा, अच्छा
ये वाला, ठीक है, हाँ परफेक्ट। तो ये 3 हमने टारगेट कर लिए थे और फिर इसको गायब करवा दिया और इनका जो +1 चार्ज है एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। तो फिर यहाँ पर ये Fe3+ हो गया, ये भी Fe3+ हो गया, यहाँ पर साइट वेकेंट हो गई। क्लियर है? तो यही चीज बताइए, यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करी है कि 2 out of 3 Fe2+ ions may be converted into Fe3+ and third Fe2+ may be missing from the lattice to maintain electrical neutrality. इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है between Fe2+ and Fe3+ ions and is responsible for the metallic luster of crystal. ठीक है, प्रॉपर्टीज तो चेंज होती हैं डिफेक्ट्स की वजह से। चले आगे, हो गया ये क्लियर? तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का हमने एक एग्जाम्पल देखा कि यहाँ से जो हमारा कैटायन है वो उठ करके किसी दूसरे मतलब सेम कैटायन के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिजल्ट करता है। यहाँ पर भी देखो Fe2+ था, अब Fe3+ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है। डन, परफेक्ट है, क्लियर है ये चीज आपको? चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल कलर ऑफ आयरन पायराइट्स एंड मेटालिक लस्टर सम सैंपल्स ऑफ मिनरल हैव शाइनिंग अपीयरेंस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड, FeS। ठीक है, चलो ओके। FeO is mostly found in composition or in a non-stoichiometric ratio, लेकिन composition of iron oxide में actually range from Fe 0.93O to Fe 0.96। अच्छा ठीक है, चलो crystals जिसमें Fe2+ ions are missing and the loss of positive charge is balanced due to the presence of required number of Fe3+ ions, सेम चीज एक्सप्लेन कर दी है। चलो इसको स्किप करेंगे, ठीक है ओके। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक तरह से तो हमने ये देख लिया कि जो कैटायन है भाई वो अपनी जगह छोड़ करके और दूसरी जगह या दूसरे कैटायन के साथ जुड़ जाता है जाकर और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिजल्ट करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। दूसरा क्या तरीका है जिसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है? तो देखो भाई, metal deficiency defect may occur in another way also. One extra negative ion may occupy an interstitial position. The extra negative charge may be balanced by some nearby metal ion acquiring 2 charges instead of 1. क्या बोल दिया है, क्या बोल दिया है इतना सारा कुछ? देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक अलग तरीके से भी हो सकता है। कैसे? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन कैन ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल पोजीशन, मतलब अब हमारी जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है इसमें कौन है? कैटायन की जगह एनायन है। जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है ये किससे बैलेंस हो रहा है? बाय सम नियर बाय मेटल आयन अक्वायरिंग 2 चार्जेस इंस्टेड ऑफ 1। मतलब सिंपली ये बात बोली है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये तो हमारी रेगुलर अरेंजमेंट है। यहाँ पर क्या हो गया है कि एक कैटायन आकर के इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ले रहा है। अब चार्ज इम्बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब हो गई, तो ये किससे इनकॉर्पोरेट या किससे इनहैंस हो जाएगी या बराबर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी? बाय सम नियर बाय मेटल आयन एक्वायरिंग 2 चार्जेस इंस्टेड ऑफ 1। और कोई एक नियर बाय मेटल आयन क्या कर ले? 2 चार्जेस एक्वायर कर ले। अभी एक 1 था, अब क्या हो जाए भाई, एक और एक्वायर कर ले, इस तरह से, ठीक है। Since anions are usually large and are not expected to fit in the interstitial position, metal deficiency defect due to structure shown in some anions occupying interstitial site is nearly a site theoretical possibility। अच्छा, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक theoretical कॉन्सेप्ट है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, बस मैंने बता दिया कि जैसे हम हर जगह कैटायंस को जाकर इनकॉर्पोरेट करवा रहे थे, एक बार हमने एनायन को अगर इनकॉर्पोरेट करवा लिया तब भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अराइज हो सकता है, ठीक है। तो चाहो तो यू कैन स्किप दिस। चलिए अगली चीज, फाइनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये क्या है भाई? हमारा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने देख लिया, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देख लिया, और ये तीसरा तरह का पॉइंट डिफेक्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोल रहे हैं भाई? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। चलो अब इसमें क्या होता है समझते हैं। सी, इफ अ फॉरेन एटम मतलब बाहर का, फ्रॉम आउटसाइड, or ion as an impurity occupies lattice site in place of host atom or ion। मतलब जो फिक्स्ड पोजीशन है आयन की, उनकी जगह आकर के कोई दूसरा बैठ जा रहा है।
एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो सोडियम है, क्लोराइड आयंस, सोडियम Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। ये भाई रेगुलर अरेंजमेंट थी। अब इसमें क्या हो जा रहा है कि बाहर से कोई फॉरेन एटम आ जा रहा है एज एन इम्प्योरिटी, और ये होस्ट एटम मतलब जो कि अपनी जगह का मालिक है, इसकी जगह आकर के कोई दूसरा बाहर से फॉरेन एटम आ जा रहा है, तो इस तरह को बोलेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्योंकि जो क्रिस्टल में यूनिफॉर्मनेस थी कि सोडियम और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, वो तो डिस्टर्ब हो गई ना, ठीक है, कोई बाहर से हमने चीज डाल दी तो वो तो डिस्टर्ब हो गई भाई, इम्प्योर हो गई। सो द डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इफ foreign atom या ion occupies voids in the structure, the defect is called as interstitial impurity defect। और अगर बिल्कुल रिप्लेस ना करके इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है, खाली स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्योंकि जो फॉरेन एटम है उसने क्या करा है? इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली है, इजी, ठीक है। चलिए, in case the impurity atom occupies a vacant lattice site, अगर ऐसा होता है कि जो impurity atom है ये vacant lattice site occupy कर रहा है, we get substitutional solid solution। In case impurity atom occupies a vacant lattice site, we get substitutional solid solution। On the other hand, interstitial solid solutions are obtained जब impurity atom occupies an interstitial site। ठीक है, इसमें देखो यहां पर समझो, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन इंप्योरिटी इन द होस्ट क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डोपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्किप दिस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन हम नहीं स्टडी करेंगे, आप सिर्फ इतना समझो कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन इंप्योरिटी, मतलब हमने ये इंप्योरिटी डिफेक्ट इंड्यूस करवाया है बाहर से फॉरेन एटम को लाकर, जो फिक्स्ड होस्ट एटम है उसकी जगह पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? डोपिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है, फिर से समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट या डिफेक्ट को इंड्यूस करवाना, ओरिजिनेट करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन इंप्योरिटी। बाहर से थोड़ी सी इस तरह का हमने कोई एक एटम ले लिया या आयन ले लिया जो कि हमारे होस्ट एटम की जगह ले ले, तो उसको हम बोलेंगे भाई डोपिंग, इसको हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। चलो अगली चीज, impurity defect in ionic crystal can be introduced by adding impurity of ions। अब if the impurity ions are in a different valence state from that of the host ions, vacancies are created। बिल्कुल सही बात है। अब इसको समझते हैं जरा अच्छे से, कैसे vacancies create होती हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? impurity defect पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, ठीक है। Cl माइनस, Na प्लस, ये हमारी रेगुलर लैटिस है। अब क्या किया कि बाहर से एक फॉरेन एटम है स्ट्रोंशियम, ठीक है, Sr2+ होगा भाई, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 2+ होता है। तो ये अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है यहाँ जो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है उससे, तो ये कितनों को गायब करेगा? 2 सोडियम एटम्स को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, 2 सोडियम एटम्स को रिप्लेस कर देगा। तो जो लैटिस बनेगी वो क्या बनेगी भाई? यहां से ये गायब हो जाएंगे, है ना, और यहां पर आ जाएगी वैकेंसी, साथ ही साथ यहां पर आ जाएगा Sr2+। समझ आया?
ध्यान से देखो इसको, क्या किया, सोडियम प्लस, लेकिन वो है Sr2 प्लस, Sr2 प्लस है भाई वो। अब बिकॉज वो Sr2 प्लस है तो एक की जगह तो नहीं ले सकता एक सोडियम आयन की, उसको रिमूव करने, उसको अगर लाना है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है तो सोडियम के 2 आयन्स निकालने पड़ेंगे। तो एक ये निकाल दिया, एक ये निकाल दिया, और यहाँ पर तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन यहाँ पर Sr2 प्लस आ गया। अब इसको वापस से पढ़ो, इस स्टेटमेंट को, कि impurity defect in ionic crystal can be introduced by adding impurity of ions if the impurity ions are in a different valence state। जैसे जो impurity ions थे वो +2 स्टेट में थे भाई, ये +2 स्टेट में थे, ठीक है, और जो होस्ट एटम था वो तो +1 स्टेट में था। तो रिप्लेस कर सकता है क्या +2 +1 को? नहीं, वो +2 तब आ पाएगा जब 2 +1 निकल जाएंगे। क्लियर बात है? अब देखो एक एग्जाम्पल है, एडिशन CdCl2 का अगर AgCl में कर रहे हैं या फिर SrCl2 का NaCl में कर रहे हैं। SrCl2 का NaCl में देख लिया ना, अब ये वाला देख लेते हैं। तो जो सॉलिड सोल्यूशन बनता है इन विच द डाइवेलेंट Cd2+ ऑक्यूपाइज द Ag+ साइड्स, लेकिन अगेन सेम चीज होगी कि Cd2+ अगर आ रहा है तो Ag+ के 2 आयंस किक आउट हो जाएंगे। अब इसका जरा अरेंजमेंट देख लेते हैं। देखो हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, CdCl2 एंड AgCl। AgCl की लैटिस है और CdCl2 को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर Ag+, Cl-, Ag+, Cl-, Ag+, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर Cl-, Ag+, Cl-, Ag+, Cl-। ओके, CdCl2 में आयंस कैसे प्रेजेंट हैं? देखो यहाँ पर तो Ag+, Cl- है, लेकिन CdCl2 में क्या हो जाता है, Cd2+ है, इट इज Cd2+ प्लस 2Cl-, इस तरह से। तो ये जो है 2+, कैटायन जब आएगा 2+, अगर हम इम्प्योरिटी करते हैं, Cd2+ इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो भाई 2 Ag गायब होंगे, ठीक है, 2 सिल्वर एटम्स गायब होंगे और एक जगह वैकेंसी आ जाएगी और Cd2+ एक जगह ले लेगा। इस तरह से होगा भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज थी कि एडिशन ऑफ CdCl2 to AgCl yields solid solution in which divalent CdCl2 occupies the Ag+ sites। Ag+ की साइट ऑक्यूपाई तो कर ही ली है, साथ ही साथ एक जगह से Ag+ गायब भी है। ओके डन। चलो अब यहां पर अगेन Sr2+ वाला एग्जाम्पल है कि जब मोल्टन NaCl कंटेनिंग लिटिल SrCl2 acts as impurity is allowed to cool। जब NaCl मोल्टन है और उसमें हम SrCl2 की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, मतलब ये मान लो मोल्टन NaCl है हमारा, है ना, दिस इज NaCl इन इट्स मोल्टन फॉर्म। अब इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं SrCl2 की, तो भाई यहाँ पर कुछ मान लो ये SrCl2 की इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो कुछ जगह पर से सोडियम आयन नॉक हो जाएगा और स्ट्रोंशियम आयन उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो जब ये कूल हो जाता है सोल्यूशन, तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं, सॉलिड सोल्यूशन की स्टडी करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि फॉर एवरी Sr2+ आयन सब्स्टिट्यूटेड 2 sodium ions are removed। 2 sodium ions are removed to maintain electrical neutrality। One of these lattice sites is occupied by Sr2+ ion। एक lattice site सोडियम के Sr2+ ion ऑक्यूपाई कर लेता है, दूसरी वाली जो है भाई वो वेकेंट रहती है, ठीक है। तो these cationic vacancies result in higher conductivity of the solid। और ये जो cationic vacancies हैं, यहाँ पर मान लो Na+ था, यहाँ ये Cl- है, यहाँ पर Na+, ये Cl- Na+, ठीक है, यहाँ पर Cl-, यहाँ Sr2+ आ गया है। इस तरह से
अगर हमारा क्रिस्टल है Na+Cl-, Na+Cl-, Na+, इस तरह से अगर हमारा क्रिस्टल था या सॉलिड सोल्यूशन अब बन गया है, तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि NaCl की एक साइड तो वेकेंट है, दूसरी साइड Sr2+ ने ऑक्यूपाई कर ली है। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो होल है, दीज कैटायनिक वैकेंसी, सिंस यहाँ से Na+ निकला है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे कैटायनिक वैकेंसी, क्योंकि कैटायन के निकलने की वजह से ये वैकेंसी जनरेट हुई है, ठीक है। अब दीज कैटायनिक वैकेंसीज रिजल्ट इन हायर कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, तो इससे क्या होता है, कंडक्टिविटी इनहैंस हो जाती है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कंक्लूजन क्या निकलता है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट enhances conductivity of solid। अगेन कैसे, क्योंकि भाई यहां होल क्रिएट हो गया है, अगर इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, अगर इसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा भाई कि आयंस की मूवमेंट होने लगेगी, ये इसकी जगह हो जाएगा, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से। परफेक्ट, डन, क्लियर है। तो ये था हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हमने सारे जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो सब कुछ कवर कर लिए हैं। आई होप आपके लिए इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल भी हमें मगअप नहीं करना है, समझकर चीज़ों को करेंगे। जो भी नाम बोला है उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा डिफेक्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर के लिए अब इतना ही। और magnetbrains.com पर जैसे ही आप जाते हो तो जो भी कोर्स आप स्टडी कर रहे हो आप बहुत इजीली स्टडी कर सकते हो। सिर्फ आपको magnetbrains.com गूगल पर टाइप करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है और आपके सामने वो कोर्स का पूरा जितने भी लेक्चर्स हैं, DPPs हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इट इज 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मतलब यहां से जितना भी कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा है ये सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी चीज के लिए आपको फी चार्ज नहीं हो रही है, किसी भी चीज का आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ रहा है। इट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल्सो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। तो कोर्सेज किस रेंज में अवेलेबल हैं आपको पता है, CBSE इंग्लिश मीडियम जो कि आपके बोर्ड्स लेवल की स्टडीज हैं, हिंदी मीडियम, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल तक की प्रिपरेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है, ठीक है। अपना कोर्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, magnetbrains.com गूगल पर टाइप करेंगे, उसके बाद फिर मान लीजिए आप नीट का कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो नीट पर टैप करोगे, आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ओपन हो जाएंगे। नीट टारगेट 2024, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फाउंडेशन कोर्सेज भी आप देख पाओगे। मान लीजिए आपको नीट केमिस्ट्री देखना है तो सिंपली वॉच नाउ पर टैप करोगे और आपके सामने ये विंडो आ जाएगी जिसमें क्या क्या है भाई, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, PDF सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितनी सारी चीजें हमने कवर की हैं सभी कुछ आपको सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएगा। बिल्कुल YouTube पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है, आराम से सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाने वाली हैं। वॉच नाउ पर टैप करोगे तो आपका वीडियो इस तरह से ओपन हो जाएगा, देखो, बढ़िया एंजॉय करो, अपनी प्रेपरेशन जारी रखो, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताएंगे ताकि वो भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। चलिए, ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।